हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। अगर आप अपने अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। अब म्यूचुअल फंड्स में ना सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है और आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स के बेसिस पे अपने लिए राइट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, इक्विटी फंड्स आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग अचीव करने में हेल्प करते हैं, और वही डेट फंड्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए सूटेबल होते हैं जैसे कि इन्वेस्टिंग फॉर अ हॉलिडे। नाउ म्यूचुअल फंड्स आपको एक फैसिलिटी ऑफर करता है जिसका नाम होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर एसआईपी, जहां पे आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में, वो भी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे कि एक हफ्ते में, एक महीने में या फिर क्वार्टर में, rather than लमसम एक साथ इन्वेस्ट करने के बजाय। अब एसआईपी ना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के बीच बहुत पॉपुलर होता जा रहा है क्योंकि ये आपको डिसिप्लिन्ड मैनर में इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि यार स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी आ रही है या फिर मार्केट को टाइम करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने की बेस्ट स्ट्रैटेजी की बात करें तो जब स्टॉक मार्केट लो होता है ना तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और जब मार्केट्स हाई होते हैं तो आपको रिडीम करना चाहिए। लेकिन ये कैसे पता लगाया जाए कि मार्केट कब लोएस्ट पे है, कब पीक इन वैल्यू को हिट कर रही है? सपोज करते हैं कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में रेगुलर इंटरवल्स पर बिना स्टॉक मार्केट को टाइम किए हुए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे केस में आप डिफरेंट स्टॉक मार्केट लेवल्स पर इन्वेस्ट कर देंगे, तो सेम अमाउंट में आप ज्यादा इक्विटी फंड यूनिट्स खरीद पाएंगे जब स्टॉक मार्केट डाउन होगा, और उसी सेम अमाउंट में आप लेस यूनिट्स परचेज कर पाओगे जब मार्केट हाई होगा, राइट। अगर लॉन्ग रन की बात करें तो आप इस टेक्निक के हेल्प से इक्विटी फंड यूनिट्स के परचेज प्राइस को एवरेज आउट कर देंगे और आपके इन्वेस्टमेंट्स पर शॉर्ट टर्म स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस का इंपैक्ट कम हो जाएगा। इस कंसेप्ट को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स है ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी फंड्स इस एसआईपी के जरिए। तो अगर आप ये जानने के लिए क्यूरियस हैं कि कैसे एसआईपी रिटर्न्स कैलकुलेट किया जाता है, देन प्लीज कीप वॉचिंग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है, क्योंकि हम क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के ऊपर, जिससे कि आप वेल्थ बिल्ड कर सकें। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जब आप कहते हैं कि आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 5 ईयर रिटर्न्स ऑफ 12% जनरेट किया है, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने इक्विटी फंड्स में 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आपको एक टोटल रिटर्न ऑफ 12% मिलता, या फिर इसका मतलब ऑल टुगेदर कुछ और ही है? और दूसरा सवाल, क्या आपको यही रिटर्न मिलता अपने इक्विटी फंड से इररिस्पेक्टिव, यानी कि बिना ये ध्यान दिए हुए कि आपने एसआईपी में इन्वेस्ट किया है या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्ट किया है? वेल, म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को समझना ना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े शब्द होते हैं जैसे CAGR, XIRR, जो हो सकता है म्यूचुअल फंड रिटर्न्स कैलकुलेट करते वक्त आपके लिए समझना मुश्किल हो। लेकिन इससे पहले कि हम म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को समझें, आइए हम अटेंशन देते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। देखिए, सभी म्यूचुअल फंड रिटर्न्स, चाहे वो CAGR हो, XIRR हो, एक्सेट्रा, ये सभी आपको म्यूचुअल फंड के ना हिस्टोरिकल रिटर्न्स दिखाते हैं। हिस्टोरिकल बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के पास्ट रिटर्न्स दिखाते हैं, जो कि आपको उन म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस का एक आइडिया देता है, वो भी उस पीरियड के लिए जो कि आपने सेलेक्ट किया हुआ है कैलकुलेशन में। ये कहीं से भी म्यूचुअल फंड के फ्यूचर परफॉर्मेंस की प्रेडिक्शन नहीं देता। नाउ CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट सबसे कॉमन म्यूचुअल फंड रिटर्न होता है, जिससे हम म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस डिस्कस करते वक्त जिसे यूज करते हैं। अब CAGR आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के कंपाउंडेड ग्रोथ का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। ये आपको एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे फंड के एवरेज एनुअल ग्रोथ या फिर डिक्लाइन को दर्शाता है। आइए इसे एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज करते हैं कि आपने 1 मार्च 2019 में एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में ₹1 लाख इन्वेस्ट किए हुए। फंड का NAV अराउंड 20 रुपए है और आपको इस फंड के 5000 यूनिट्स अलॉट हुए हैं। आपने इन इक्विटी फंड यूनिट्स को 3 साल के बाद यानी कि 1 मार्च 2022 को ₹1,41,000 में रिडीम किया, तो आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो चुका है यहाँ पे बाय 41,000 रुपीज। तो आपके इक्विटी फंड से परसेंटेज रिटर्न क्या हुआ यहाँ पे बताइए? इस CAGR फॉर्मूला पे नजर डालिए जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो CAGR इज इक्वल्स टू द फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय द इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू
टू द पावर 1/n-1। यहां n का मतलब टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपका पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अब चलिए वैल्यू पुट करिए तो CAGR आएगा 1,41,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख टू द पावर 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1, 12.13% आया। तो आपके इक्विटी फंड से एवरेज एनुअल रिटर्न हुआ 12% का। आप अपने म्यूचुअल फंड रिटर्न स्कीम्स के CAGR को कैलकुलेट करने के लिए ग्रो का CAGR कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो जब भी अगली बार आप CAGR ऑफ द फंड के बारे में सुने या फिर देखें, इसका मतलब होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके म्यूचुअल फंड ने कितना एवरेज एनुअल रिटर्न जनरेट किया हुआ था। हालांकि यहाँ पे एक दिक्कत है, CAGR की मदद से आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड की वोलैटिलिटी का क्लियर पिक्चर नहीं मिलता। इससे आपके म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स एक स्मूथ राइड की तरह नजर आते हैं। लेकिन याद रखिएगा, CAGR आपको ऐसा बिलीव करने में या फिर मानने में ट्रिक कर देता है कि आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के एक स्टेडी लीनियर ग्रोथ यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्रोथ रही है या फिर होगी। पर सच में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की जो अंडरलाइन वैल्यू है ना, वो हो सकता है सिग्निफिकेंटली हर साल अलग अलग हो रही हो, यानी कि वेरी कर रही हो। चलिए कंफ्यूज मत होइए, हम आपको फिर से एक एग्जांपल से समझाते हैं। सो मान लीजिए कि आपका म्यूचुअल फंड 12% पर एनम फर्स्ट ईयर में ग्रो कर रहा है, 14% सेकेंड ईयर में, 13% थर्ड ईयर में एंड सो ऑन। यहाँ पे एनुअल ग्रोथ कंसिडर करने की बजाय एक इन्वेस्टर हो सकता है ये जानना चाहता हो कि पास्ट में म्यूचुअल फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है, और यहाँ पे CAGR हमारी मदद करने के लिए आ जाता है। लेकिन CAGR आपको म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की एक कॉम्प्रहेंसिव यानी कि पूरी पिक्चर नहीं दिखाता है, क्योंकि ये उस टाइम पीरियड में हुई वोलैटिलिटी को एलिमिनेट कर देता है और ये सिर्फ अपने कैलकुलेशन में ना एंडिंग और ओपनिंग वैल्यूज को ही ले रहा है। तो इस वजह से क्योंकि ये वोलैटिलिटी ही रिमूव कर देता है, सो इन्वेस्टर्स को एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करने में ये फेल हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि CAGR म्यूचुअल फंड की हाइज और लोस को स्मूथ आउट कर देता है और इस वजह से एक स्टेडी ग्रोथ रेट हमें मिल जाती है। नाउ CAGR पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे बेस्ट वर्क करता है, जैसे कि लमसम इन्वेस्टमेंट में। लेकिन जैसे ही डिफरेंट यानी कि अलग अलग कैश इनफ्लोज कैश आउटफ्लोज आ जाते हैं, जैसे कि SIP के केस में, तो वहां पे CAGR एक राइट मेजरमेंट टूल नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी हर एक SIP इंस्टॉलमेंट ना, समझिएगा, एक नई इन्वेस्टमेंट की तरह होती है और इस वजह से आपके पास अलग अलग अमाउंट इन्वेस्टेड होते हैं डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक 5 ईयर SIP में आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5 इयर्स के लिए इन्वेस्टेड रहती है, आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट 4 साल 11 महीने के लिए इन्वेस्टेड रहती है, थर्ड इंस्टॉलमेंट आपकी 4 इयर्स 10 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड रहती है एंड सो ऑन। इन सबका मतलब ये हुआ कि आपकी हर एक अमाउंट एक डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए कंपाउंड हो रही है। सी, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न कंप्यूट करना आसान नहीं है, स्पेशली तब जब मल्टीपल कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज हो रहे हो, जैसे कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP में। और इस वजह से आपको यहां एक दूसरा टर्म XIRR समझना पड़ेगा, which stands for Extended Internal Rate of Return। So, XIRR एक मेथड है जिसे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स कैलकुलेट करने में जिसे यूज किया जाता है तब जब डिफरेंट टाइम्स में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रहे हो, जैसे कि SIP के केस में। आप XIRR का यूज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट रिटर्न कंप्यूट करने के लिए इररेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे। आपकी हर एक SIP इंस्टॉलमेंट या फिर लिक्विडेशन के वक्त XIRR फॉर्मूला आप यूज करते हैं, तो इससे आपको ओवरऑल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के करंट वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। तो आइए अब समझते हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स में XIRR कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इवन इफ आपके इन्वेस्टमेंट्स इररेगुलर इंटरवल्स पर हो रखे हों, XIRR आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के प्रोसेस को बेहद सिंप्लीफाई कर देता है। तो रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए आप एक एक्सेल शीट यूज कर सकते हैं, जहां पे XIRR फंक्शन आपको स्पेसिफिक डेट्स पर इंडिविजुअल कैश फ्लो को अलॉट करने की फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है और आप एनुअलाइज रिटर्न्स कैलकुलेट कर पाते हैं। XIRR फॉर्मूला के हेल्प से आप हर एक SIP इंस्टॉलमेंट की एनुअल एवरेज रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का टोटल एवरेज एनुअल रिटर्न मिल जाता है। तो अपने इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए XIRR कैश फ्लोज को डिस्काउंट करता है इन कैश फ्लोज के टाइमिंग्स के बेसिस पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टार्टिंग के कैश फ्लोज है ना, यानी कि जो अर्ली कैश फ्लोज हैं थ्रू आउट द इन्वेस्टमेंट पीरियड, वो ज्यादा यानी कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाते हैं, बाद वाले यानी कि लेटर वंस कम डिस्काउंट होते हैं, राइट? ऐसा इसलिए क्योंकि
पैसे की वैल्यू यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी ओवर टाइम डिमिनिश यानी कि कम हो रही होती है। तो चलिए एमएस एक्सेल पर एक्स आईआरआर कैलकुलेट करने का प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं ऑफ अ 12 मंथ एसआईपी। म्यूचुअल फंड्स के एक्स आईआरआर को कैलकुलेट करने के लिए अब सपोज करिए कि आप एक इक्विटी फंड स्कीम में 5,000 रुपीज का एसआईपी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी इन्वेस्टमेंट डेट की बात करें तो ये एसआईपी स्टार्ट हो रही है 1/4/2021 से और एंड हो रही है 1/3/2022 को। आपके एसआईपी फंड की डेट ऑफ रिडेम्पशन है 31/3/2022, जहां पर आपको 65,000 रुपीज का अमाउंट रिडीम होकर के मिल रहा है। तो याद रखिएगा कि आपकी एक्सेल शीट में हर एक कैश का आउटफ्लो एक माइनस साइन से डिनोट होता है और जो इनफ्लो है वो पॉजिटिव नंबर से डिनोट होता है। ठीक है, अब आपको मैं स्टेप्स समझाती हूं और साथ ही साथ में आप स्क्रीन पर एक्सेल शीट भी देख सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1, एक्सेल शीट ओपन करिए। उसके बाद कॉलम नंबर ए में ना ट्रांजैक्शंस की डेट एंटर करिए और कॉलम नंबर बी में उसी के साथ एसआईपी अमाउंट एंटर करिए नेगेटिव फिगर के साथ, क्योंकि ये आपका कैश आउटफ्लो है, एसआईपी कैश आउटफ्लो है। ध्यान रखिएगा कि एसआईपी की जो डेट्स है वो लेफ्ट साइड पे हो और जो अमाउंट है वो राइट साइड पे हो। स्टेप 2, कॉलम ए में लास्ट में रिडेम्पशन डेट है, राइट, उसके अगेंस्ट आप कॉलम बी में रिडेम्पशन का अमाउंट एंटर करिए जो रिडीम करने पे मिल रहा है। और यहां पे माइनस साइन प्रीफिक्स मत करिएगा क्योंकि ये आपका कैश इनफ्लो है, राइट, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम कर रहे हैं, ये पैसा आपको मिल रहा है। स्टेप 3, अब आप नीचे बॉक्स में जो एसआईपी रिटर्न्स लिखा है ना उसके अगेंस्ट टाइप करिए फॉर्मूला इक्वल्स टू एक्स आईआरआर। यहां पे आपको 3 पैरामीटर फिल करने के लिए एक्सेल पूछेगा, वो है वैल्यू, डेट और गेस। तो अब वैल्यू पैरामीटर में आप सिलेक्ट करिए वो सेल्स जिसमें एसआईपी अमाउंट है स्टार्टिंग से, यानी कि 1/4/2021 के -5,000 से लेकर के एंड तक, यानी 31/3/22 के पॉजिटिव 65,000 को इंक्लूड करते हुए सिलेक्ट करिए। अब डेट पैरामीटर में आप सिलेक्ट करिए उन सेल्स को जिसमें एसआईपी की डेट्स हैं, ये भी 1/4/21 से लेकर के 31/3/2022 तक। अब फाइनली गेस वाले फील्ड को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए और ओके बटन क्लिक करिए। आपको एक्स आईआरआर वैल्यू ऑफ 15.86% मिल जाएगी यहां पे। तो अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। सपोज करते हैं कि आपने एक मंथली एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ₹5,000 का शुरू किया और 10 सालों के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपने कंटिन्यूड रखा। अब स्टॉक मार्केट्स में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे, उसके बावजूद आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ग्रो कर जाएगा टू ₹11.62 लाख 10 साल के एंड में। यहां पे हम मान रहे हैं कि ओवर दिस पीरियड एवरेज इक्विटी फंड रिटर्न्स 12% के थे। इन केस आपका इनिशियल इंस्टॉलमेंट ₹5,000 का था जो कि इन्वेस्ट किया था आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड, यानी कि पूरे के पूरे 10 साल के लिए। इसकी वजह से आपका एनुअल रिटर्न आपके इनिशियल इंस्टॉलमेंट पर डिस्टिंक्ट रहेगा, यानी कि अलग रहेगा फ्रॉम द रिटर्न्स जो कि जनरेट हुए हैं दूसरे फंड इंस्टॉलमेंट्स पे फॉर श्योर। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि एसआईपी की अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स अलग अलग यानी कि डिफरेंट टेन्योर्स के लिए इन्वेस्टेड रहती हैं। इस वजह से उनके करस्पॉन्डिंग उनके सीएजीआर यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अलग हो जाते हैं। हालांकि स्कीम को एनालाइज करने के लिए सीएजीआर को फैक्टर इन करना काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। अपनी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए आप सभी सीएजीआर्स को कंबाइन कर लीजिए और उन्हें एडजस्ट करके एक कॉमन सीएजीआर में बदल दीजिए। इस एडजस्टेड सीएजीआर को ही एक्स आईआरआर कहा जाता है। तो ये था आज के वीडियो के बारे में। आई रियली होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे ही और कंटेंट के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।